हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमिता यादव और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि 9th क्लास न्यू एनसीईआरटी बुक, 11th क्लास टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, नेट सेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहीं से आप समझेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब कि प्लेट्यू, माउंटेन, वोल्केनोजी ये कैसे बने हैं। और इन सबको समझने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के अंदर क्या है और क्या प्रोसेस चल रहा है और वो प्रोसेस एक्शनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस से कैसे रिलेटेड है। तो अपन देखते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं अर्थ का जो स्ट्रक्चर बना कैसे है उसके बारे में कुछ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। तो सभी थ्योरीज ये मानती हैं कि जब अर्थ फॉर्म्ड हुई थी उस टाइम इनिशियल स्टेज में अर्थ का टेम्परेचर कितना था, 6000 से 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थ फॉर्म्ड कब हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और इतने साल के बाद में फिर धीरे धीरे अर्थ क्या होने लगती है, कोल्ड होने लगती है। और जैसे धीरे धीरे अर्थ कोल्ड होगी तो अर्थ का कौन सा पार्ट सबसे पहले ठंडा हुआ होगा, तो ओबियसली अर्थ का जो बाहर की लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो ठंडी होने लगी। तो वो उसी के अर्थ के जो आउटर लेयर के ठंडा होने से ही ये क्या बना, ये मान लो अर्थ है। और अर्थ का जो आउटर लेयर सबसे पहले कोल्ड होने लगती है तो उसी से ही ये क्या बनता है, क्रस्ट बनता है। ठीक है, और ये बहुत ही, ये जो लेयर है इट वाज वेरी थिन, मतलब ये बहुत पतली थी, जो बाहरी लेयर ठंडी होती है। तो इनिशियल स्टेज में अर्थ का टेम्परेचर 6000 से 8000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इतना टेम्परेचर होने के बाद में अपर लेयर जो आउटर लेयर है वो तो क्या होने लगती है कि वो गैसेज फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आने के बाद कुछ सॉलिड फॉर्म में होने लग जाती है। और ये सॉलिड फॉर्म में होने के बाद में ये बन जाता है क्रस्ट। लेकिन इस क्रस्ट के नीचे क्या होता है, यहाँ पर तो उतना ही टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये तो लिक्विड स्टेज में है, मतलब क्रस्ट का भी नीचे का पार्ट है वो किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है, और बाकी गैसेज स्टेज में है। तो अर्थ के अंदर इंटरनल पार्ट में गैसेज है, लिक्विड है, और लिक्विड उसी को क्या बोलते हैं, मैग्मा है जी। जो भी मटेरियल मिनरल्स अर्थ के इंटरनल पार्ट में है वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, थोड़ा पिघलित लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और उसी को ही क्या बोला जाता है, मैग्मा। तो होता क्या है कि इसके अलावा इंटरनल पार्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं ये डिके करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर और इंक्रीज होता रहता है। और हाई टेम्परेचर से, क्योंकि अर्थ का अपर लेयर है वो क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा कोल्ड होने लगता है। और कोल्ड होने की वजह से जो हाई टेम्परेचर से, और ये जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। और ये मैग्मा जब ऊपर की ओर मूव करने लगता है तो एक टाइम तक तो ये क्रस्ट है ये उसको रोक कर रखता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि ये जो मैग्मा है ये बाहर की ओर निकलना स्टार्ट होता है, मतलब ये ही वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा है वो जो क्रस्ट को तोड़कर बाहर की ओर निकलने लगता है। ठीक है, और ये ही मतलब किस टाइप से, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कभी खिचड़ी बनाई होगी। तो खिचड़ी जब बनाते हो गैस चलाकर आपने छोड़ दिया और आपने लीड लगा दिया और आप भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि लीड को, मतलब जब खिचड़ी ऊपर की ओर आने लगती है ज़्यादा, फिर लीड को हटाकर वो बाहर की ओर निकल जाती है। उसी टाइप से ही ये मैग्मा भी क्या हुआ, अर्थ की क्रस्ट को तोड़कर बाहर की ओर निकलने लगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ये जो अपर साइड में ये क्रस्ट बनता है, अब ये क्रस्ट बनने में कितना टाइम लगा होगा, देखो आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले बना क्रस्ट। आप बोलोगे कि मैम मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स लगे, आज से पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद 3.5 बिलियन पहले क्या बना, क्रस्ट बना, मतलब 1 बिलियन ईयर से लगे हैं क्रस्ट बनने में। हाँ, इतना ही टाइम लगा है, मतलब 1 बिलियन ईयर से लगे हैं क्रस्ट बनने में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखो इसमें
कि ये अपर क्रस्ट बन जाता है और वोल्केनो इरप्शन होता रहता है, और वोल्केनो इरप्शन होता है, ये क्रस्ट की जो अपर लेयर है वो अंदर जो गैसेज है, लिक्विड है, उनको क्या करके, मतलब गैसेज को ट्रैप करके रखती है, ठीक है। लेकिन जो ये वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, इसके साथ में क्या आया होगा, क्या आया होगा भाई? आज वोल्केनो इरप्शन होता है तो क्या आता है? वाटर वेपर आता है, लावा निकलता है बाहर और गैसेज निकलती हैं। तो उस टाइम भी यही निकली कि वाटर वेपर बाहर निकलता है, गैसेज निकलती हैं, और जो मैग्मा है वो ही। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है कि जब इंटरनल पार्ट में ये लिक्विड फॉर्म में जो भी मिनरल्स मटेरियल्स होते हैं, उसको जब इंटरनल पार्ट में रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही अर्थ सरफेस पर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। तो लावा निकला होगा, वाटर वेपर और गैसेज। तो जो लावा है ये तो क्या हो, लावा किस पर, ये अर्थ सरफेस पर ये क्या हो गया, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। लेकिन जो गैसेज है, क्योंकि जो गैसेज निकल रही है, वाटर वेपर निकल रहा है, गैसेज निकल रही है, वाटर वेपर निकल रहा है, ये ही मतलब इतनी सारी जो गैसेज बाहर निकली है, इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? डीगैसिंग प्रोसेस, ठीक है। गैसेज निकल रही है इन वोल्केनोज में, और इसी गैसेज वाले प्रोसेस को डीगैसिंग प्रोसेस कहा गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर बनना शुरू होगा, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना कि एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा। तो गैसेज में कौन कौन सी गैसेज रही होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑर्गन, और भी काफ़ी सारी गैसेज होंगी। तो वाटर वेपर, बहुत सारा वाटर वेपर निकला होगा। अब वाटर वेपर से क्या होगा कि वाटर वेपर जब ऊपर की ओर जाएगा तो कंडेंसेशन हुआ होगा। कंडेंसेशन आप समझते हो ना, कि जैसे मान लो तुम खिचड़ी पर जो पका रहे थे और उसका लीड आपने साइड में रख दिया, और जैसे ही लीड पर आपने वो जो धुआं जैसा, मतलब ये जो वाष्प जैसा देख रहे हो, और लीड को जैसे ही साइड में रखा और वो क्या होने लगा, थोड़ा ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के बाद में आप एक टाइम में जब लीड को देखते हो तो वो जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो गया? वो ड्रॉप्स में, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इतनी सारी जो वाटर वेपर निकली होगी, तो वाटर वेपर निकली होगी तो उससे क्या बना होगा, क्या हुआ होगा? वाटर वेपर जब निकलती है तो उसी से क्या बना है? तो क्लाउड्स बने होंगे, क्लाउड्स बने होंगे। वाटर वेपर से क्या बनते हैं? क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउड्स बनते हैं, तो वाटर वेपर जैसे ही निकलती है और इससे क्या बनने लगते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। तो क्लाउड्स से क्या हुई होगी? रेनफॉल तो हुई होगी ना। तो रेनफॉल भी हुई, लेकिन वो रेनफॉल अर्थ तक नहीं आ पाई, क्योंकि अर्थ पे उस टाइम तक बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर था, इतना हीट कर रही थी। जैसे तंदूर होते हैं ना, कि तंदूर पर पानी छिड़कते हैं तो वो वापस से रिएवपोरेट हो जाता है, उसी टाइप से अर्थ इतना गर्म था कि उसकी बारिश हो तो रही थी, लेकिन बारिश वापस से क्या हो रही थी? रिवेपोरेट हो रही थी। बारिश क्या हो रही थी? वापस से रिवेपोरेट हो रही थी। अब रिवेपोरेट हो रही है तो उससे जाकर और ज़्यादा डेंस क्या बन रहे हैं? क्लाउड्स बन रहे हैं। तो वेरी डेंस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। मतलब बारिश तो हो रही है, लेकिन वो बारिश किस में चेंज हो रही है? वापस से रिवेपोरेट होकर फिर से वो क्लाउड्स बन रहे हैं। और ये ही क्लाउड्स क्या होंगे? ये ही क्लाउड्स डेंस फॉरेस्ट में, डेंस क्लाउड्स में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब डेंस क्लाउड्स होंगे, डेंस क्लाउड्स बन जाते हैं कि बहुत ही डेंस क्लाउड्स बन जाते हैं। अब डेंस क्लाउड्स होंगे तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी ना रेनफॉल। तो रेनफॉल इतने डेंस क्लाउड से इतनी ज़्यादा रेनफॉल होने लगती है, और वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी भी होती है और कई सालों तक चलती रहती है। और इसी रेनफॉल से कि यहाँ अर्थ सरफेस पर तो क्या हुआ कि जो लावा है वो डिपॉजिट होने की वजह से अर्थ सरफेस ऊपर नीचे इन रिलीफ फीचर्स में चेंज हो जाता है। कुछ पार्ट ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर जो पार्ट रहे वो तो क्या बन गए? ये बन गए कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जो पार्ट नीचे की ओर, ये पार्ट जो नीचे की ओर रह गए, ये जिन पर अपर उसको कवर किसने कर लिया? वाटर ने कर लिया। मतलब नीचे ये क्या है? नीचे यहाँ पर ये मैग्मा
यहाँ पर डिपॉजिट है, लेकिन इसके ऊपर ये नीचे की और रह गए पार्ट, और उसके ऊपर क्या आ गया, वाटर आ गया। और वाटर आने के बाद में ये ही क्या बन गए, ओशियन बन जाते हैं। ठीक है, ये ओशियन बन जाते हैं, मतलब कि ये ओशियनिक क्रस्ट बन जाती है। और जो ये पार्ट है ऊपर की ओर जो उठे हुए पार्ट हैं, ये ही क्या बन जाते हैं, कॉन्टिनेंट, मतलब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन जाती है। तो क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। आप समझे कि अपर लेयर ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद वो जो अपर लेयर है वो क्रस्ट में चेंज हो जाती है, उसी को एक क्रस्ट लेयर बोला जाता है। और जो क्रस्ट में ही जो पार्ट ऊपर उठे हुए, जहाँ पर मैग्मा जमा रह गया, डिपॉजिट रह गया, वो तो कॉन्टिनेंट बन गए, और नीचे का पार्ट था वो क्या बन गए, ओशियन बन गए। ठीक है, और ओशियन कैसे बन गए, जो कि बहुत भारी मात्रा में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से, वो वाटर बनने की वजह से क्या बन गए, ओशियन। अब वाटर वेपर के साथ में यहाँ पर क्या है, गैसेज है, और गैसेज में भी सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज है, CO2 है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से कौन सी गैस निकल रही है, CO2। और ये ही CO2 इस बारिश के साथ में आकर ये किस में, इन ओशियंस में क्या हो जाती है, डिपॉजिट, मतलब ओशियंस में आ जाती है। और ओशियंस में आने के बाद ये ही जो ओशियंस हैं ये क्या बन जाते हैं, कार्बन सिंक बन जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा किस में आ जाती है, ये ओशियंस में आ जाती है। अब उसके बाद में और कौन सी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट गैस रहती है वो कौन सी रहती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे डोमिनेंट गैस रहती है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है ही, और ये भी किस में आ जाती है, ओशियन में। और हाइड्रोजन रहती है, हाइड्रोजन, हीलियम। देखो हाइड्रोजन और हीलियम ये हल्की गैस थी, तो हल्की होने की वजह से ये ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या होती है, ये ऊपर की ओर चली जाती हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट गैस नाइट्रोजन बन जाती है। और कार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस में, इसमें ओशियंस में आकर ये कार्बन सिंक बन जाते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे कि थोड़ा थोड़ा किस टाइप से एटमॉस्फेयर अपना बन रहा है। नेक्स्ट देखो कि मतलब एटमॉस्फेयर जो बनना स्टार्ट हो रहा है, कि किस टाइप से एटमॉस्फेयर बनना है। तो फाइनल जो स्टेज में अपना एटमॉस्फेयर बन रहा है, जो कि स्टेबल कंडीशन में है। और स्टेबल कंडीशन की जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट गैस आज भी क्या है, नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन कितनी 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और इससे पहले क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन 0.04% देखने को मिलती है। तो ये प्रेजेंट टाइम में जो अपन देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। तो आपको ये तो लगा होगा कि ठीक है एटमॉस्फेयर बन रहा है, कैसे रेनफॉल, कैसे क्लाउड्स बने, कैसे ओशियन बने, कैसे कॉन्टिनेंट बने। तो इसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं ये कैसे आए अर्थ पर, तो इसको समझने से पहले देखो बायोलॉजिकल कैसे डेवलप होता है। कि सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आया था, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और एक क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है कि ये सन की लाइट के साथ में क्या करता है, ये करता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस मतलब इसको बिना ऑक्सीजन के, ये बिना ऑक्सीजन के भी डेवलप हो जाता है, जिसमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो सनलाइट के साथ में फोटोसिंथेसिस करता है, और उससे क्या बना, ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, तो इससे मतलब सबसे पहले जो ऑक्सीजन आती है वो इसी टाइप से आती है। और ऑक्सीजन आने के बाद में कि प्लैंक्टन्स, एल्गी, फिर प्लांट्स, ट्री और फॉरेस्ट ये डेवलप होने लगते हैं। समझे इतना कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि सनलाइट के साथ में क्या फोटोसिंथेसिस करता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन आती है। और ऑक्सीजन आने के बाद में एल्गी, प्लैंक्टन्स, ट्रीज वगैरह ये सब फॉरेस्ट डेवलप होने लगते हैं। समझ गए इतना। और उसके साथ साथ फिर बाद में इस टाइप से बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये आपको इतना ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अपन ने अर्थ के ऊपर की जो लेयर है, अर्थ किस टाइप से इसका फॉर्मेशन हुआ, किस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना, ये थोड़ा आप समझ गए होंगे।
अब अपन चलते हैं अर्थ के इंटरनल पार्ट में, ठीक है। अर्थ के इंटरनल पार्ट में सबसे पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसमें जो इनिशियल जो आइडिया दिया था वो स्वेस महोदय ने दिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो ओल्ड आइडिया हो गया है। तो स्वेस महोदय ने भी अर्थ की 3 लेयर मानी थी, जो कि सबसे अपर लेयर थी उसको उन्होंने सियाल, और जो मिडिल वाली लेयर है उसको सीमा, और जो इंटरनल लेयर है उसको क्या बोला, नीफे, ठीक है। तो उन्होंने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल है जो सिलिका और एल्यूमिनियम से, सीमा है वो सिलिका और मैग्नीशियम से, और नीफे जिसमें निकल और फेरस, ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो सियाल थी जो कि सबसे टॉप लेयर है, और वो किससे बनी है, ग्रेनाइट से बनी है। ग्रेनाइट वैसे टॉप लेयर है, बट ये सबसे लाइटेस्ट लेयर है और इसकी डेंसिटी भी बहुत ही लीस्ट है, ठीक है, मतलब डेंसिटी कम है। और सबसे वैसे ये हल्की जो लेयर है वो कौन सी है, सियाल है। उसके नीचे जो सीमा है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। और ये किस टाइप की जो ये इस मेन रूप से ये, जैसे ये ग्रेनाइट से रॉक इसमें देखने को मिलती है, तो सीमा बेसाल्टिक, क्योंकि जो ओशियन वाला पार्ट है उसको ही इन्होंने क्या बोला, सीमा। और जो भी ओशियंस के नीचे का जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। और बेसाल्ट वैसे इसके ग्रेनाइट के कंपैरिजन में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और ग्रेनाइट क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन ग्रेनाइट कैसा होता है, हल्का होता है, और बेसाल्ट क्या है, उससे ज़्यादा डेंस होता है। अब इसके बाद में जो नीचे की लेयर है उसमें निकल और आयरन, ये फेरस, ये मिलते हैं, लेकिन इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये इनिशियल आइडिया था जो कि स्वेस महोदय ने दिया था, और ये ओल्ड आइडिया है। अभी अपन चलते हैं न्यू मॉडर्न आइडिया। अब न्यू मॉडर्न आइडिया में ये मॉडर्न व्यू से अर्थ को कितने टाइप में, यहाँ भी अर्थ को कितने 3 लेयर में डिवाइड किया है। सबसे अपर लेयर है उसको क्रस्ट, और जो मिडिल वाली लेयर है उसको मेंटल, और जो इंटरनल लेयर है उसको क्या बोला, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अब अपन एक एक लेयर को डिटेल से देखेंगे कि ये लेयर किस टाइप से हैं, क्या इनमें कौन कौन से कितना टेम्परेचर है, कितना इनकी डेंसिटी है, ठीक है, और कितनी डेप्थ पर कौन सी लेयर है, ये अपन डिटेल से देखने वाले हैं। देखो अर्थ के इंटरनल पार्ट में, अब आपको लगा होगा कि अर्थ के ऐसे अपन ने इंटरनल पार्ट में कैसे पता लगाया होगा, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगी कि कुछ ऐसे सोर्स हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्स और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स। देखो डायरेक्ट सोर्स में तो क्या होता है कि अर्थ के अंदर या तो अपन माइनिंग के थ्रू या फिर ड्रिलिंग के थ्रू अपन जब कुछ पता लगाते हैं तो डायरेक्ट अपने पास सैंपल मिल जाता है। और अभी तक क्या है, साउथ अफ्रीका की जो गोल्ड ये माइनिंग्स है उनकी डेप्थ ओनली 4 किलोमीटर तक ही है। और इसके अलावा जो यूएसएसआर ने कोला जो पेनिसुला है वहाँ पर ड्रिलिंग की है पेट्रोलियम के लिए, वो केवल 12 किलोमीटर तक ही कर पाए हैं। मतलब इतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6,371 किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा माइनिंग करना, ड्रिलिंग करना तो इम्पॉसिबल है। तो अर्थ से डायरेक्ट अपन जो भी कुछ भी पता लगाएंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है कि डायरेक्ट सोर्स से तो पता नहीं लगा सकते। और डायरेक्ट सोर्स से और इसके अलावा जैसे वोल्केनोज हैं, वोल्केनोज से लावा जो बाहर आता है और उसकी स्टडी से भी अपन पता लगाते हैं कुछ कि इंटरनल पार्ट में अर्थ में क्या देखने को मिलता है। तो ये जो डायरेक्ट सोर्स थे जिससे जैसे कि 4 किलोमीटर तक या कोला पेनिसुला में 12 किलोमीटर तक जो ड्रिलिंग की, वो अपन को एक सैंपल के तौर पर इतना तो मिला कि अर्थ के जैसे जैसे इंटरनल पार्ट में जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है कि अर्थ के 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 32 मीटर की डेप्थ पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे इंटरनल पार्ट में जा रहे हैं डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपन को एक सैंपल के तौर पर अपन को ये मिल गया उससे। इसके अलावा और इनडायरेक्ट सोर्स हैं। इनडायरेक्ट में जैसे सिस्मिक वेव्स हैं और मेट्रोइड्स हैं और डेंसिटी जो कि डेंसिटी और
कुछ टेम्परेचर, उसकी वजह से अपन को इनडायरेक्ट सोर्स से अर्थ के इंटरनल पार्ट का पता लगा है। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट इसमें लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तो 3 पार्ट में अपन ने न्यू मॉडर्न व्यू से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे अपर लेयर और मेंटल मिडिल लेयर और कोर सबसे इंटरनल लेयर है, जिसमें वॉल्यूम है क्रस्ट का ओनली 1% है और मेंटल का 80%, मतलब एवरेज 80% वॉल्यूम इसका, और कोर का कितना, मतलब ये 19%, ठीक है, कोर का वॉल्यूम 19% के समथिंग, ठीक है। और मास भी सबसे ज़्यादा किसका है, मेंटल का ही, 60 से 65%। तो मेंटल, क्रस्ट और कोर, जो क्रस्ट है ये अर्थ की सबसे कम वॉल्यूम किसका है, क्रस्ट का ही है। अर्थ की जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, ये ही क्या है, क्रस्ट है अर्थ की। और इसमें भी जो ये पार्ट है जो कि ओनली 5 किलोमीटर की ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है, इसी को ही अपन डिटेल से देखते हैं। पहले तो ये देख लो, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। और जिसमें ये ओशियनिक क्रस्ट हो जाती है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर। अब भी क्रस्ट को यहाँ डिटेल से देखो ये है 5 किलोमीटर तक की कौन सी, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और ये 30 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर ये इसकी एवरेज डेप्थ है। वैसे 2 से 7 किलोमीटर तक होती है, लेकिन एवरेज डेप्थ इसकी 5 किलोमीटर है। और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि इसकी एवरेज डेप्थ 30 किलोमीटर है और मैक्सिमम इसकी जो ये डेप्थ है, जैसे हिमालय के नीचे, वो 70 to 80 किलोमीटर तक भी होती है। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे बनी है, ग्रेनाइट। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो, उसकी डेप्थ कितनी है, 5 किलोमीटर एवरेज डेप्थ है। और इसके जो अपर वाली ये जो फ्लोर है, ओशियन का जो फ्लोर है, वो किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। और बेसाल्ट क्या है, एक्सटेंसिव रॉक है, मतलब ये लावा से फॉर्म हुई है। ये तो आपको पहले भी मैंने बता ही दिया कि जैसे ही मैग्मा ऊपर की ओर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो अब जो मैग्मा बाहर की ओर निकला और यहाँ पर ये जमा हुआ, ये ही क्या बन गया, लावा। और जो ओशियंस का फ्लोर बना है वो किससे बना है, बेसाल्टिक रॉक से बना है। और ये जो बेसाल्ट है वो पहले भी आपको मैंने बताया कि वो हैवियर है और डेंसर भी है, लेकिन क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, ग्रेनाइट के कंपेरिजन में सॉफ्ट है। ये है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी एवरेज जो हाइट है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। वैसे इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, 70 to 80 किलोमीटर। जैसे हिमालय के नीचे इसकी हाइट ज़्यादा है। अब ये जो ग्रेनाइट है ये कैसी रॉक्स हैं, ये वैसे तो लाइट है बट इनकी जो डेंसिटी है वो लेस है। और ये इसके कंपैरिजन में, जैसे बेसाल्ट क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन ग्रेनाइट कैसा है, हार्ड है। अब इसके नीचे यहाँ पर भी जो क्रस्ट है उसके नीचे वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर गैब्रो रॉक्स देखने को मिलती हैं। अब गैब्रो रॉक्स क्या है, गैब्रो रॉक्स हैं कि जब वोल्केनो का इरप्शन हो रहा था और उस टाइम अगर जो मैग्मा था या लावा था वो बहुत ज़्यादा थिक था, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा, तो वो अर्थ के ऊपर नहीं आकर वो कहाँ, नीचे ही यहीं पर ही जमा हो गया। और इन्हीं रॉक्स को क्या बोला जाता है, यही रॉक्स कौन सी है, गैब्रो रॉक्स हैं, ठीक है, समझ गए होगे। और इसी को ही इंट्रेंसिव रॉक कहा जाता है, किसको, गैब्रो रॉक्स को। और ये गैब्रो रॉक्स कौन सी है कि जब जो मैग्मा होता है उसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है और वो अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाया और अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या हो गया, जमा हो गया। और उन्हीं रॉक्स को क्या कहा जाता है, गैब्रो रॉक्स कहा जाता है। और ये किससे फॉर्म हुई है, मैग्मा से, क्योंकि अर्थ के ऊपर आया ही नहीं ना ये मैग्मा, तभी तो लावा होता। तो अर्थ के ऊपर आ गया तो बेसाल्ट बन गया, और अर्थ के नीचे आ गया, नीचे ही रह गया तो वो किस टाइप की रॉक्स बन गई, गैब्रो रॉक्स। तो आप इतना समझ गए होगे कि क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ओशियनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो हाइट है वो, ये डेप्थ है सॉरी, वो है 5 किलोमीटर। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो 30 किलोमीटर। अभी इसके साथ ही मैं ये भी बता देती हूँ कि इनके बीच की जो बाउंड्री होती है, क्योंकि हर एक लेयर के बीच में क्या है,
डिसकंटिन्यूटी जो मिलती है, जो बाउंड्री है, उनके अलग अलग नाम है। ये भी साथ ही बताते चलते हैं आपको कि इसके जो बीच में ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्रस्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब मेंटल। ठीक है, तो ये अपन क्रस्ट के बारे में डिटेल से देख ही लिया। उसके बाद में जो मिडिल लेयर है अर्थ की, उसको क्या कहा जाता है? मेंटल। ठीक है, ये है कौन सी? मेंटल लेयर। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो, क्योंकि यहाँ 30 किलोमीटर तक, 30 से 35 किलोमीटर तक तो कौन सी हो गई? क्रस्ट है। अब यहाँ से और 2900 किलोमीटर तक ये कौन सी लेयर है? मिडिल। ये मिडिल जो लेयर है मेंटल, ये मेंटल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका था? मेंटल का ही था। तो जिसकी डेप्थ 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। अब इसको भी अलग अलग इसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अपर जो मेंटल है, अपर मेंटल, इसको 100 किलोमीटर से भी अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये अपन थोड़ा केमिकल फॉर्म में देख रहे हैं, और केमिकल के बाद में अपन थोड़ा इसका मैकेनिकल फॉर्म, ये मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अभी जिसमें लिथोस्फीयर, अपन मेसोस्फीयर, इनके बारे में देखते हैं। तो ये इसकी जो डेप्थ है वो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक भी इसको माना जाता है। वरना आप इतना ध्यान रखो कि 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है, और 30 के नीचे और 2900 किलोमीटर के नीचे क्या है? मेंटल है। और मेंटल को भी कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो जो 400 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसको, तो अपर मेंटल, वो कौन सी है? अपर मेंटल। और 400 से 700 किलोमीटर तक ये मिडिल मेंटल है, ये मिडिल मेंटल है, और ये है लोअर मेंटल। ठीक है, लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक की। तो मेंटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखो, उसमें अपन ने क्रस्ट में डेंसिटी नहीं बताया था। डेंसिटी जो क्रस्ट की है, ग्रेनाइट वाला पार्ट है उसकी, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था इसकी डेंसिटी सबसे कम है, एवरेज डेंसिटी 2.5। और जो ओशियनिक क्रस्ट है इसकी एवरेज डेंसिटी 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी एवरेज डेंसिटी है। अपर मेंटल की जो डेंसिटी है वो 3.5 से 5 ग्राम में पर क्यूब सेंटीमीटर है, और मिडिल मेंटल की जो डेंसिटी है वो 5 से 7, और लोअर मेंटल की डेंसिटी है वो 7 से 9। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और ऐसे ही टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है कि 100 किलोमीटर पर टेम्परेचर है ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, 400 पर यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और 700 की इस डेप्थ पर आते आते टेम्परेचर कितना ये इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। और 2900 किलोमीटर पर टेम्परेचर है वो 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज। तो आप समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? मेंटल आपका ये मेंटल लेयर क्लियर हो गई। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये अपन ने देख लिया ओशियनिक क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ये मिडिल मेंटल, और ये है लोअर मेंटल। ठीक है, अब इसके नीचे अपन देख लेते हैं इसी में ही कौन सी जो तीसरी लेयर है वो कौन सी है? वो है कोर। ठीक है, ये लेयर है कौन सी? कोर लेयर। और कोर को भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। ठीक है, जिसमें एक तो आउटर कोर, ये आउटर कोर है, और आउटर कोर की जो डेप्थ है वो 5150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर है। और अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6371। वैसे एनसीईआरटी इसको 6370 भी मानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इनमें से कोई भी वो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
कोई सा भी इसमें याद रख सकते हो आप। तो 6370 अर्थ का क्या है, रेडियस है। तो इतनी डेप्थ है किसकी, ये आउटर कोर हो गया और ये है इनर कोर, ये है इनर कोर। ठीक है, तो ये कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है अपन ने कि आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये इसकी डेप्थ अपन ने देख ही ली है। इसके साथ साथ में डेंसिटी भी इसकी कितना 9 to 11 के समथिंग इसकी डेंसिटी है आउटर कोर की, और 11 से 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर ये किसकी है, इनर कोर की। ठीक है, अब ये आउटर कोर है, ये एक प्लाज्मा फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और मतलब यहाँ पर भी एक तो कौन सा 400 किलोमीटर तक का, 400 किलोमीटर अपन ने देखा था ना कि अपर मेंटल वाला पार्ट है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक तो कौन सी अपर मेंटल वाला पार्ट है और एक आउटर कोर वाला पार्ट, ये दोनों ही पार्ट किसमें, मतलब लिक्विड फॉर्म में। मतलब अपर मेंटल है वो भी एक जेली शेप जैसा मिलता है, मतलब ये भी सेमी लिक्विड टाइप का मिलता है। कौन सा, अपर मेंटल सेमी लिक्विड है, और आउटर कोर भी ये भी कैसा है, सेमी लिक्विड है। तो ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। आउटर कोर है जो आपने हॉटस्पॉट का नाम सुना होगा, हॉटस्पॉट। ठीक है, कि मान लो कि जहाँ पर प्लेटें दोनों अगर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होती है तो वहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, और एक होता है कि प्लूम होते हैं, हॉटस्पॉट होते हैं जहाँ से मैग्मा कि वहाँ पर बाउंड्री नहीं होने के बावजूद भी वहाँ वोल्केनो इरप्शन होता है। वो वाला जो मैग्मा होता है वो मैक्सिमम ये आउटर कोर से ही निकलता है, जिसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बट ये जो इनर कोर है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर तो यहाँ तक आते आते यहाँ का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनर कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, 11 से 13। मतलब एवरेज जो अगर यहाँ का डेंसिटी देखे तो 11 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। तो इतनी ज़्यादा डेंसिटी पर ये क्या होती है, ये थिकी होती है। कौन सी, इनर कोर है। ये भी कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। जो अर्थ का अंदर का इंटरनल पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में ही है। वो क्यों है, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी इंटरनल पार्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह से। तो यहाँ पर जो मेंटल अपन ने देखा था, मेंटल वाले इसमें यहाँ पर पीरियोडाइट रॉक से देखने को मिलती है, जो कि ओलिवाइन मिनरल्स होता है उसमें। और ओलिवाइन मिनरल्स ही वो ही टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, और वो ही मोल्टन मैग्मा होता है। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो पीरियोडोटाइट रॉक्स देखने को मिलती है जिनमें ओलिवाइन मिनरल्स होता है, और ये ओलिवाइन मिनरल्स ही ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और वही क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। क्लियर इतना? तो अपन ने देख लिया कौन कौन सा, एक तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसको डिटेल से अपन ने देख लिया। अभी इससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर देख लो कि अर्थ का अपन ने ये क्रस्ट वाला पार्ट था, और ये वाला मेंटल, ये लेयर कौन सी थी, मेंटल, और सॉरी 1 मिनट, यहाँ तक क्या है, मेंटल है, और ये है कोर। ठीक है, ये लेयर कोर है, और ये है मेंटल, और ये है क्रस्ट। ठीक है, ये अपन ने इसको डिवाइड कर दिया था, और कितनी डेप्थ में कौन सी लेयर मिलती है, और कितना टेम्परेचर है, कितनी डेंसिटी है, और ये सब अपन ने देख लिया। अभी अपन ने वो कौन सा था, उसका केमिकल फॉर्म में देख लिया था। अभी देख रहे हैं थोड़ा मैग्नीशियम फॉर्म में। और मैग्नीशियम में क्या है कि जो अपर लेयर है अर्थ का, जो क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर में ओशियनिक क्रस्ट भी और कौन सा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी। ये दोनों को मिलाकर जो अर्थ सरफेस की अपर वाली लेयर है उसी को क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर कितना है, वो अर्थ सरफेस से लेकर 100 किलोमीटर तक की जो एक लेयर है उसको, अपर वाली लेयर, इसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। ठीक है, 100 किलोमीटर से और जो 400 किलोमीटर तक
जहां पर क्या था, मैग्मा था, ये ही मैग्मा चैम्बर है, ये ही कौन सा है, मैग्मा चैम्बर है। और इस मतलब वोल्केनो का जो इरप्शन होता है वो इसी एस्थनोस्फीयर, इसी 100 से 400 किलोमीटर तक इस वाली लेयर में ही मैग्मा होता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, एस्थनोस्फीयर। क्लियर? कि अपर वाली लेयर है कौन सी है, लिथोस्फीयर है, और इससे नीचे 100 से 400 किलोमीटर पर क्या है, एस्थनोस्फीयर, और ये ही मैग्मा चैम्बर है जो कि वोल्केनो का इरप्शन यही इसी लेयर से होता है। अब यहाँ से 400 से 2900, मतलब यहाँ पर मिडिल मेंटल था और ये कौन सा, लोअर मेंटल। तो मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों वाली लेयर को क्या बोला जाता है, ये है कौन सी, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, ठीक है। अपर वाली लिथोस्फीयर हो गई, ये एस्थनोस्फीयर हो गई, और अप मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर ये कौन सा लेयर बना, मेसोस्फीयर। ठीक है। अब इसके नीचे कोर वाली लेयर है, कोर में ये आउटर कोर है और ये है इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों को मिलाकर ये इसको क्या कहा जाता है, ये बैरोस्फीयर। क्लियर? तो ये इसके मैग्नीशियम फॉर्म में अपन ने देख लिया कि लिथोस्फीयर है, उसके नीचे एस्थनोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, और फिर बैरोस्फीयर है। तो ये अर्थ का मैग्नीशियम फॉर्म में है। अब अपन एक एक थोड़ा इसको ये समझ लेते हैं कि लिथोस्फीयर और एस्थनोस्फीयर ये क्या है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा अभी अपन देखते हैं किसके बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। ठीक है, लिथोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किससे बना है ये आपको भी पता है कि अपर क्रस्ट का पार्ट, क्रस्ट तो कितना था, 35 किलोमीटर तक ही था ना, 30 से 35 किलोमीटर तक। अब नीचे का, क्योंकि लिथोस्फीयर की जो डेप्थ है वो एक प्लेट के रूम में कितनी है, वो 100 किलोमीटर तक है। तो क्रस्ट का पार्ट तो आएगा ही, कुछ पार्ट किसका आएगा, अपर मेंटल का आएगा। ठीक है। तो लिथोस्फीयर किससे बना है, क्रस्ट और अपर मेंटल से। लिथोस्फीयर किससे बना है, क्रस्ट और अपर मेंटल से, जो कि एक हार्ड है, मतलब एक प्लेट की तरह है। आगे प्लेट टेक्टोनिक में इसको क्लियर करेंगे कि ये जो लिथोस्फीयर है ये हार्ड रॉक है, जो कि एक ब्रिटल टाइप का इसका नेचर होता है। ब्रिटल नेचर कैसा होता है, जैसे पार्ले-जी बिस्किट देखा है ना कि वो एकदम से ऐसे टूट जाता है, तो वो ब्रिटल टाइप का लिथोस्फीयर का, प्लेट्स का ये नेचर है। और लिथोस्फीयर इज, हाँ, मतलब लिथोस्फीयर है वो किस पर, क्योंकि इसके नीचे क्या है, एस्थनोस्फीयर है, और एस्थनोस्फीयर क्या है, वो मैग्मा चैम्बर है, मतलब थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, जेली शेप में है। और उसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर वाली जो लेयर है वो किस पर फ्लोटिंग कर रही है, एस्थनोस्फीयर पर। देखो, मान लो कि ये जो आपको लेयर दिख रही है अपर वाली, ये क्या है, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है। ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है, ये लिथोस्फीयर है जो कि 100 किलोमीटर, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। और ये कैसे है, ये मतलब ऐसे इस पर ये प्लेट्स बनी हुई है। प्लेट्स जैसे आप समझो कि ये मान लो कि ऑरेंज है, ऑरेंज का अपन ने उसका छिलका निकाल दिया, और छिलका निकालने के बाद में उसको वापस से अगर लगा देते हैं, तो उसी टाइप से जो ऑरेंज का छिलका है ना, उसी टाइप से लिथोस्फीयर, उसी टाइप की पतली परत है। और वो वैसे ही ये इसमें प्लेट्स बनी हुई है। जैसे मान लो कि इतना सा पार्ट है, इसको अपन ने निकाला, ये पार्ट, ये एक पार्ट निकाला, ये है, और इसी को ही क्या बोला, इसी को ही क्या कहा जाता है, ये है प्लेट। मतलब इतना सा पार्ट अपन ने ये देखा, और ये बन गई क्या, प्लेट। इसी को ही प्लेट का इसको मतलब प्लेट कहते हैं। और ये इसके नीचे ये क्या है, एस्थनोस्फीयर है, मतलब नीचे का जो मैग्मा है ये है एस्थनोस्फीयर। ठीक है। और एस्थनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेट क्या है, मूवमेंट करेगी, क्योंकि नीचे लिक्विड पार्ट है, तो ये क्या करती है, ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। मान लो कि कोई भी एक प्लेट है, ये प्लेट है, और इस प्लेट पर ये माउंटेन्स बने हुए हैं। ठीक है। और ये प्लेट इधर वेस्ट साइड में मूवमेंट कर रही है। ये प्लेट है, इस पर क्या है, ओशियन बना हुआ है, ओशियन है, सॉरी, इस प्लेट पर क्या है, ओशियन है, और ये किधर ईस्ट साइड में मूवमेंट कर रही है। तो ये प्लेट इसी टाइप से, और इनके नीचे क्या है, क्यों क्यों मूवमेंट कर रही है, क्योंकि ये नीचे एस्थनोस्फीयर के ऊपर फ्लोटिंग कर रही है, और ये एस्थनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए फ्लोटिंग कर रही है। और ये
अगर दोनों एक साथ मतलब इनकी कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी तो उसकी वजह से एक प्लेट क्या होगी, डेंस जो प्लेट होगी वो लाइट प्लेट के नीचे नीचे की ओर क्या करेगी, वो सबडक्ट होगी, और सबडक्ट होने की वजह से ही इस टाइप से क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इतना आप समझ गए होंगे कि लिथोस्फीयर जो अपर लेयर है वो प्लेट के रूप में है, जो कि 100 किलोमीटर एक मोटी लेयर है। क्लियर। अब लिथोस्फीयर के बाद में अपन ने एस्थनोस्फीयर को भी क्लियर कर लेते हैं कि ये एस्थनोस्फीयर, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे, इसका ये सबसिस्टेंस कैसा है, एक लाइक दिस जेली फॉर्म, और ये सेमी लिक्विड टाइप की है, और इसी में ही क्या होता है कि यहाँ पर ही मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब मैग्मा का जो एरिया है ये कौन सा है, एस्थनोस्फीयर है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो डिके करते हैं, और उनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है तो यहाँ की जो मिनरल्स और ये मेटल्स होते हैं वो किस में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्लियर इतना। और वो ही लिक्विड वाला ये जो मिनरल्स होते हैं, मटेरियल होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मैग्मा। और यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस पर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। इतना क्लियर। अब इसके बाद में अपन देखने वाले हैं, ये अपन ने देख ही लिया था, तो आई होप कि आपको क्रस्ट मेंटल कोर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें मैंने आपको ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बता रही थी, वो नहीं बताया, तो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ उसको। तो क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, इनके बीच में अपन ने बता ही दिया था कोनार्ड, ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो वैसे तो 30, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, मतलब 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जहाँ से क्या शुरू हो जाता है, मेंटल शुरू हो जाता है। तो क्रस्ट और मेंटल इसके बीच में मोरोविक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये मेंटल है। मेंटल का वैसे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, अपर और लोअर मेंटल, लेकिन यहाँ का जो एस्थनोस्फीयर है वाला पार्ट है, जो 0 से 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का जो मैग्मा चैम्बर है, उसको अपर मेंटल में इसको मान लिया है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल इनके बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है वो कौन सी है, रेपिटी। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, रेपिटी। फिर उसके बाद में मेंटल और कोर जो कि 2900, ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, यहाँ पर है गुटेनबर्ग। ठीक है, यहाँ पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ये इसमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम, नेट सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप के बार बार आते हैं वैसे। और आउटर कोर और इनर कोर यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है इन दोनों लेयर के मिडिल वाली जो बाउंड्री है वो कौन सी है, सॉरी, ये है लेमान। ठीक है, ये है लेमान। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट और ओशियनिक क्रेस्ट, उनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कोनार्ड है, और क्रेस्ट और मेंटल के बीच की जो वो मोरोविक है, और मेंटल और इसके कोर के बीच की है ये गुटेनबर्ग है, और आउटर कोर और इनर कोर इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है, लेमान। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद में अपन प्लेट टेक्टोनिक देखने वाले हैं।